साथियों नमस्कार, मिशन विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, मैं हूं आपका साथी पवन गोदारा, इंग्लिश लेक्चरर राजस्थान से। मित्रों, अगर आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपने सिलेबस के अंदर आपको पता है इंडियन ऑथर आते हैं और इंडियन ऑथर में सरोजिनी नायडू है, उसके लाइफ एंड वर्क से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। हम ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं सरोजिनी नायडू का। इसमें हमने सरोजिनी नायडू के जो बायोग्राफी से संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो कर लिए थे। कुछ क्वेश्चन अपने लिटरेरी वर्क से उससे संबंधित भी किए थे। मित्रों, इस सीरीज के माध्यम से अपने कंप्लीट जो सरोजिनी नायडू है उसके फैक्ट है वो करने वाले हैं। तो आज मित्रों ये क्वेश्चंस की सीरीज का पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगर आपने वॉच नहीं किया है, वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको वॉच करना चाहिए आपको। तो पहले इस सेशन को आप स्किप कर सकते हैं और आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे मोर पे क्लिक करें, आपको पार्ट 1 का वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। उसके बाद पार्ट 2 पे आएंगे तो थोड़ा सा जो इनकी लाइफ हिस्ट्री है उसके सीक्वेंस से चीज़ें चलने वाली है, तो आपके कुछ ज़्यादा समझ में आएगा। इसके साथ साथ अगर आपके पास सरोजिनी नायडू से संबंधित पीडीएफ नोट्स नहीं है तो वो भी आप हमारे टेलीग्राम मिशन विद्यादान है उससे डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है मित्रों, तो सरोजिनी नायडू के आज पार्ट 2 के अंदर भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, चाहे वो सेकंड ग्रेड के अंदर हो, चाहे यूजीसी नेट के अंदर हो। जो सरोजिनी नायडू के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन एग्जाम में हर बार आते हैं वो मैंने ऐड किए हैं। मित्रों, आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हो या अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपके सिलेबस में सरोजिनी नायडू के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हिसाब से आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, तो बिल्कुल आप सही सेशन के साथ जुड़े हैं। इसमें कंप्लीट अपने सरोजिनी नायडू के इंपॉर्टेंट और अच्छे जो रिपीट होते हैं क्वेश्चन वो करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ हमेशा की तरह आपको एक छोटा सा टेस्ट देना है। मेरे आंसर बताने से पहले खुद का आंसर एज्यूम करें और लास्ट में मुझे बताएं। मेरे आंसर बताते ही आपको मैच करना है और लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए। तो मित्रों, आज अपने बिना किसी देरी किए शुरुआत करते हैं पार्ट 2 की। पार्ट 2 के अंदर देखिए, पार्ट 1 में 1 से लेकर 20 क्वेश्चन कर लिए थे और पार्ट 2 में आज 21 नंबर क्वेश्चन से अपने स्टार्ट कर रहे हैं। इन विच ईयर वाज द बर्ड ऑफ टाइम सॉन्ग्स ऑफ लाइफ डेथ एंड स्प्रिंग पब्लिश्ड। मित्रों, जो अपने सरोजिनी नायडू उनका सेकंड कलेक्शन था द बर्ड ऑफ टाइम, इसका फुल नेम सॉन्ग्स ऑफ लाइफ डेथ एंड द स्प्रिंग है। आप बर्ड ऑफ टाइम से भी याद रख सकते हैं। ये कब पब्लिश हुआ? 1905, 1912, 1917, 1943। तो ये एक तो आप ध्यान रखेंगे, द बर्ड ऑफ टाइम है, ये सेकंड कलेक्शन है इनका पोइट्री का जो पब्लिश हुआ था। फर्स्ट कलेक्शन था गोल्डन थ्रेशोल्ड जो 1905 के अंदर पब्लिश हुआ था, तो ये तो कट कर दें आप। और तो सेकंड कलेक्शन हुआ था वो 1912 को 1912 के अंदर हुआ था। बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, बाकी इनकरेक्ट है। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ नायडूज कलेक्शंस वाज डेडिकेटेड टू गोपाल कृष्ण गोखले। नायडू का कौन सा जो पोइट्री का कलेक्शन था जिसको उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले है, इंडियन पॉलिटिशियन थे फ्रीडम मूवमेंट के अंदर, तो उस समय गोपाल कृष्ण गोखले है, उनको कौन सी पोइट्री कलेक्शन है वो सरोजिनी नायडू ने डेडिकेट की? द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग, द सेप्टर्ड फ्लूट। तो सेप्टर्ड फ्लूट भी नहीं है, ब्रोकन विंग भी नहीं है, मतलब सेकंड जो कलेक्शन है द बर्ड ऑफ टाइम वो डेडिकेट किया था गोपाल कृष्ण गोखले को। 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच थीम इज प्रोमिनेंटली फीचर्ड इन द इंट्रोडक्शन ऑफ सरोजिनी नायडूज द बर्ड ऑफ टाइम। कौन सी थीम है मित्रों जो मुख्य रूप से जो बर्ड ऑफ टाइम जो सेकंड कलेक्शन है उसके जो इंट्रोडक्शन के अंदर कौन सी थीम है वो झलकती है? लव एंड रोमांस, पेट्रियटिज्म एंड इंडियन आइडेंटिटी, नेचर एंड स्पिरिचुअलिटी, वुमेन्स एम्पावरमेंट। तो मित्रों, जो बर्ड ऑफ टाइम जो है अपना कलेक्शन है उसके जो शुरुआत में इंट्रोडक्शन है उसमें किस बारे में ज़्यादा लिखा गया है, थीम क्या है? तो लव एंड रोमांस भी नहीं है, नेचर एंड स्पिरिचुअलिटी भी नहीं है, वुमेन्स एम्पावरमेंट भी नहीं है। मित्रों, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। पेट्रियटिज्म एंड इंडियन आइडेंटिटी है वो थीम है, देशभक्ति के बारे में ज़्यादा इंट्रोडक्शन में लिखा गया। हालांकि उसके बाद में तो उसके अंदर बर्ड ऑफ टाइम जो कलेक्शन उसके अंदर खूब सारी पोइम्स है, उसमें लव के बारे में भी लिखा है, रोमांस के बारे में, नेचर के बारे में भी लिखा हुआ है। 24 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द लास्ट लाइन ऑफ विच पोएम बाय नायडू रिफ्लेक्ट्स ए सेंस ऑफ होप एंड रिन्यूअल। कि कौन सी ऐसी पोएम है नायडू की जो जिसकी लास्ट लाइन के अंदर क्या है, होप और रिन्यूअल की भावना है वो शो होती है, यानी आशा की और नवीनीकरण की। द बर्ड ऑफ टाइम, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द ब्रोकन विंग, द सेप्टर्ड फ्लूट। तो सेप्टर्ड फ्लूट भी नहीं है, ब्रोकन विंग भी नहीं है, द गोल्डन थ्रेशोल्ड नहीं है। ए ऑप्शन हो जाएगा। मतलब द बर्ड ऑफ टाइम कलेक्शन है उसके अंदर पोएम भी है द बर्ड ऑफ टाइम, उसकी जो लास्ट लाइन है ना उससे होप और रिन्यूअल है उसकी क्या होती है, भावना प्रकट होती है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
25 पे आते हैं। विच कलेक्शन इंक्लूड सर मोस्ट फेमस पोएम इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद। कौन सी कलेक्शन है जिसके अंदर उनकी एक फेमस पोएम है इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद, वो किस कलेक्शन के अंदर है? द ब्रोकन विंग, द बर्ड ऑफ टाइम, द सेप्टेड फ्लूट, द फीदर ऑफ द डन। तो फीदर ऑफ द डन में भी नहीं है, सेप्टेड फ्लूट में नहीं है, द बर्ड ऑफ द ब्रोकन विंग में भी नहीं है मित्रों। द बर्ड ऑफ टाइम है ना, उसके अंदर द इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद है, ये पोएम इंक्लूड की गई इस कलेक्शन के अंदर। हालांकि ये सारे कलेक्शन किसके हैं? सरोजिनी नायडू के, ध्यान रखेंगे। लेकिन बर्ड ऑफ टाइम है उसके अंदर है द इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद पोएम है, वो इंक्लूड की गई है। 26 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हर थर्ड पोएट्री कलेक्शन द ब्रोकन विंग सॉन्ग्स ऑफ लव डेथ एंड डेस्टिनी पब्लिश्ड इट। उनका जो फर्स्ट कलेक्शन था गोल्डन थ्रेशोल्ड, दूसरा द बर्ड ऑफ टाइम और तीसरा था द ब्रोकन विंग। तो थर्ड जो कलेक्शन है पोएट्री कलेक्शन, वो कब पब्लिश हुआ? 1915 को, 1916 को, 1917 को, 1918 को। तो मित्रों वो हुआ था 1917 को। आप जरा रिवाइज कीजिए, जो गोल्डन थ्रेशोल्ड है वो तो 1905 को हुआ था, और 1912 को बर्ड ऑफ टाइम हुआ था, और 1917 को हुआ था द ब्रोकन विंग। याद रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ नायडूज पोएम्स इज पार्ट ऑफ द ब्रोकन विंग। नायडू की कौन सी पोएम है इनमें से, ऑप्शन में से, जो ब्रोकन विंग का पार्ट है, यानी द ब्रोकन विंग जो थर्ड कलेक्शन है उसका पार्ट है? द गिफ्ट ऑफ इंडिया, इंडियन वीवर्स, पेलनक्विन बियरर्स और कोरोमंडल फिशर्स। तो कोरोमंडल फिशर्स है मित्रों, ये तो गोल्डन थ्रेशोल्ड का पार्ट है, गोल्डन थ्रेशोल्ड के अंदर है ये। और पेलनक्विन बियरर्स है वो भी गोल्डन थ्रेशोल्ड का पार्ट है। इंडियन वीवर्स भी क्या है? गोल्डन थ्रेशोल्ड का पार्ट है। तो ये तीनों पोएम आप ध्यान रखेंगे, इंडियन वीवर्स, पेलनक्विन बियरर्स और कोरोमंडल फिशर्स है, इंपॉर्टेंट है, गोल्डन थ्रेशोल्ड का पार्ट है ये। बच जाता है द गिफ्ट ऑफ इंडिया। तो द ब्रोकन विंग के अंदर गिफ्ट ऑफ इंडिया पोएम है, ये है मित्रों। 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 28 पर आते हैं। विच पोएम बाय नायडू इज ए पेट्रियटिक एलेजी फॉर इंडियन सोल्जर्स इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर इंडियन सोल्जर्स के बारे में एक देशभक्ति जो शोकगीत है नायडू की, वो कौन सी पोएम के अंदर है? द गिफ्ट ऑफ इंडिया, अवेक, द ब्रोकन विंग, टू इंडिया। टू इंडिया नहीं है मित्रों, द ब्रोकन विंग भी नहीं है, अवेक भी नहीं है मित्रों, द गिफ्ट ऑफ इंडिया है। उसके अंदर जो अपने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर ब्रिटिश एम्पायर था, उस समय ब्रिटिश एम्पायर ने इंडिया के जो सोल्जर्स थे उनको भी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर झोंक दिया था, वहां भेज दिया था। ठीक है, इसलिए इन्होंने ये पोएम लिखी द गिफ्ट ऑफ इंडिया, जिसके अंदर एक तरीके से शोक गीत जो वहाँ पे शहीद हुए इंडियन सोल्जर्स उनके बारे में द गिफ्ट ऑफ इंडिया लिखी गई। तो हमें पता है कि गिफ्ट ऑफ इंडिया किसका पार्ट है? द ब्रोकन विंग है ना, इस कलेक्शन का पार्ट है। और ये देशभक्ति मतलब जो पेट्रियटिक एलेजी है इंडियन सोल्जर्स के लिए, उसको डेडिकेट की गई है। 29 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इन हर कलेक्शन द ब्रोकन विंग द पोएम अवेक डेडिकेटेड टू। द ब्रोकन विंग कलेक्शन के अंदर एक पोएम और है अवेक, वो किसको डेडिकेट की गई है? महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बिसेंट। तो महात्मा गांधी को बिल्कुल भी नहीं की गई है मित्रों अवेक पोएम, और गोपाल कृष्ण गोखले को भी डेडिकेट नहीं की उन्होंने, एनी बिसेंट को भी नहीं की। मोहम्मद अली जिन्ना है, इन्हें की गई थी डेडिकेट। तो 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक आप ध्यान रखिएगा, इनकी पोएम का नाम भी मोहम्मद अली जिन्ना है। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि मोहम्मद अली जिन्ना ये पोएम है किसके बारे में, किसने लिखी है, तो वो सरोजिनी नायडू ने लिखी थी, ये भी ध्यान रखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। नायडूज पोएम अवेक इज एड्रेस टू हुम। नायडू की पोएम अवेक है, वो डेडिकेट तो मोहम्मद अली जिन्ना को की थी, लेकिन वो एड्रेस किसको की गई है? ठीक है, इंडियन सोल्जर्स, द यूथ ऑफ इंडिया, ब्रिटिश रूलर्स, इंडियन वीमेन। तो मित्रों वो इंडियन सोल्जर्स को नहीं की गई है, द यूथ ऑफ इंडिया को नहीं की गई है, मेनली वो की गई है भारतीय महिलाओं को, इंडियन वीमेन को। 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मित्रों आपको इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो आशा करता हूँ कि आपने सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर दिया होगा। मित्रों मेरा यह रहता है कि मैं स्टूडेंट का टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करूं। ठीक है, तो आप अगर ये चीज़ों का सम्मान करते हैं, अगर आपको लगता है कि वाकई में हमें कम समय में अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं और एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें मिल रही है, तो सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपको। 31 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ नायडूज पोएम इज ए कॉल टू नेशनल अवेकनिंग। नायडू की कौन सी पोएम है जिसके अंदर जो नेशनल अवेकनिंग है उसकी पुकार की गई है? अवेक, द गिफ्ट ऑफ इंडिया, इंडियन वीवर्स और बेंगल सेलर्स। तो बेंगल सेलर्स तो नहीं है मित्रों, इंडियन वीवर्स भी नहीं है, गिफ्ट ऑफ इंडिया भी नहीं है, सॉरी गिफ्ट ऑफ इंडिया है, अवेक नहीं है। ठीक है,
तो गिफ्ट ऑफ इंडिया में आपको पता है जो सोल्जर्स है उनके बारे में बात हुई है, तो नेशनल अवेकनिंग भी गिफ्ट ऑफ इंडिया के अंदर होती है। 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अवेक में ज़्यादा जो भारतीय महिलाएं हैं उनको जगाने का काम किया गया है। 32 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द टाइटल ऑफ नायडूज पोस्टमस पोएट्री कलेक्शन एडिटेड बाय हर डॉटर? इनमें से कौन सा टाइटल है नायडू के कलेक्शन का जो उनके मरणोपरांत, पोस्टमस होता है मरणोपरांत, जो उनकी पोएट्री का कलेक्शन है वो एडिट किया गया उनकी डॉटर के द्वारा। डॉटर का नाम था पद्मजा नायडू, आप चेक कर लेना एक बार, शायद पद्मजा नायडू था उनकी डॉटर का नाम। तो उनके मरणोपरांत, अपनी माँ के मरणोपरांत उन्होंने इस पोएट्री को एडिट किया, पब्लिकेशन किया। द फीदर ऑफ द डन, द सेप्टर्ड फ्लूट, द ब्रोकन विंग और गोल्डन थ्रेशोल्ड। तो मित्रों इसमें गोल्डन थ्रेशोल्ड भी नहीं है, ब्रोकन विंग भी नहीं है, सेप्टर्ड फ्लूट भी नहीं है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपना 1 नंबर। द फीदर ऑफ द डन है जो 1961 के अंदर इनकी जो लास्ट कलेक्शन था, पब्लिकेशन हुआ था, वो इनकी जो डॉटर है पद्मजा नायडू, उन्होंने क्या किया था, पब्लिकेशन उसका किया था, एडिट किया था। मित्रों मेनली जो अपने जो मेजर इनके जो कलेक्शन है वो 5 है, किसके, सरोजिनी नायडू के। तो फर्स्ट कलेक्शन पब्लिकेशन हुआ था गोल्डन थ्रेशोल्ड, ठीक है, 1905 को। सेकंड हुआ था द बर्ड ऑफ टाइम जो 1912 को हुआ था। थर्ड ब्रोकन विंग हुआ था 1917 को। और फोर्थ हुआ था सेप्टर्ड फ्लूट 1943 को। और फिफ्थ हुआ था द फीदर ऑफ द डन 1961 को। ये आप जो कालक्रम है इनका ये आप ध्यान में रखेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच पोएम बाय सरोजिनी नायडू सेलिब्रेट्स द लाइफ ऑफ फिशरमैन? इनमें से कौन सी ऐसी पोएम है जिसमें सरोजिनी नायडू है वो फिशरमैन, जो मछुआरे होते हैं, उनकी लाइफ को सेलिब्रेट करती है, या उनकी लाइफ के संबंधित सारी चीजें उसके अंदर बताई जाती है, उनके जो स्ट्रगल है उनके बारे में बात होती है। इंडियन वीवर्स, पेलिंक्विल बेरर्स, कोरोमंडल फिशर्स, बेंगल सेलर्स। तो मित्रों इंडियन वीवर्स तो नहीं है, पेलिंक्विल बेरर्स भी नहीं है, हो जाएगा अपने कोरोमंडल फिशर्स। आप नाम से भी थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। कोरोमंडल, जो कोरोमंडल तट है अपने इंडिया का, वहाँ पे जो मछुआरे उनके बारे में ये पोएम है, ठीक है। 34 पे आते हैं। विच ऑफ नायडूज पोएम यूजेस द मेटाफर ऑफ वीविंग टू डिपिक्ट द स्टेजेस ऑफ लाइफ? ठीक है, वीव होता है बुनना, कोई चीज को बुनकर तैयार करना हाथों से। तो नायडू की कौन सी ऐसी पोएम है जिसपे मेटाफर किया गया है, एक तरीके से व्यंग्य किया गया है, किस पर, वीविंग पर, टू डिपिक्ट द स्टेजेस ऑफ लाइफ, तक हमारे जो मनुष्य जीवन है उसकी जो लाइफ का स्टेजेस है उसको दर्शाने के लिए एक मेटाफर की तरह यूज किया गया है वीविंग को। इंडियन वीवर्स, द गिफ्ट ऑफ इंडिया, विलेज सॉन्ग और द सोल्स प्रेयर। तो वीविंग से हमें वैसे भी अगर अपने अंदाजा भी लगाएं तो इंडियन वीवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो 1 नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या है, जो मनुष्य की अपने इंसानी जीवन की जो 3 स्टेजेस है ना, उसके बारे में सरोजिनी नायडू ने क्या किया, मेटाफर किया है। जैसे सरोजिनी नायडू ने इस पोएम में बताया इंडियन व्यूअर्स के अंदर की जो भारतीय बुनकर है उनके बारे में है कि सुबह जो वो नीले कपड़े को बुनते हैं तो वो क्या है, अपने जो मनुष्य है उसकी बर्थ है ना, बर्थ को बताता है वो बर्थ, ठीक है, कि उस समय उसके जोश होता है, ठीक है। तो बर्थ हो जाएगा पहला स्टेज। फिर वो जो डस्क का टाइम होता है यानी गोधूली वेला होती है शाम के टाइम, उस समय वो चमकीले कपड़े या बनाते हैं बुनकर, ठीक है। सुबह नीले बनाते हैं और शाम को चमकीले बनाते हैं। तो वो क्या है, मैरिज है ना, मैरिज का सिंबल है, शादी का सिंबल है। और रात को जो कपड़े बनाते हैं वो व्हाइट कलर के बनाते हैं जैसे कि कफन होता है, तो वो डेथ का सिंबल है। ये आप थोड़ा ध्यान रखोगे अगर इतना डीप आ जाता है तो। 3 स्टेजेस बताइए, बर्थ, मैरिज, डेथ, कि सुबह सुबह जो कपड़े बनाते हैं नीले कलर के वो बर्थ को सिंबलाइज करता है, और जो डस्क के टाइम है शाम को 5 बजे गोधूली वेला बोलते हैं, ठीक है, पूरा अंधेरा नहीं होता है और अंधेरा होने वाला होता है, उस समय जब बनाते हैं वो मैरिज को बताता है। वो उस समय वो जो कपड़ा बनाते हैं चमकीला वो उत्साह है और जो उत्सव है, खुशी है, उसको रिप्रेजेंट करता है, इसलिए वहाँ पे मैरिज हो जाएगा। और जो कफन है रात को जो बनाया जाता है नाइट को, वो डेथ को सिंबलाइज करता है। 35 पे आते हैं। इन विच पोएम डज नायडू पर्सोनिफाई इंडिया एज ए ग्रीविंग मदर? कौन सी पोएम के अंदर नायडू क्या है, पर्सोनिफाई कर देते हैं इंडिया को एज ए ग्रीविंग मदर, एक विलाप करती हुई माँ, एक दुखी माँ है, उसको पर्सोनिफाई किया जाता है। टू इंडिया, द गिफ्ट ऑफ इंडिया, अवेक, द ब्रोकन विंग। ब्रोकन विंग नहीं है, अवेक नहीं है, टू इंडिया नहीं है मित्रों। गिफ्ट ऑफ इंडिया के अंदर जो एड्रेस करता है ऑडियंस को, अपन जो पढ़ते हैं जो एड्रेस करता है ना, वो
इन्होंने क्या किया, पर्सोनिफाई किया मातृभूमि को, भारत माता को इन्होंने क्या किया है, पर्सोनिफाई कर दिया। और भारत माता ऐसे मान के चल रहे हैं कि जो वहाँ पे सोल्जर है वो शहीद हो रहे हैं, उनको उनके लिए वो विलाप कर रही है, ठीक है। तो द गिफ्ट ऑफ इंडिया के अंदर ग्रीविंग मदर है, उसको पर्सोनिफाई किया गया इंडिया के रूप में। 36 पर आते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी थीम ऑफ नायडूज पोएम पेलनक्विल बेयरर्स। मित्रों प्राइमरी थीम क्या है भाई इस पोएम का, पेलनक्विल बेयरर्स। पेलनक्विल बेयरर्स होता है पाल की ढोने वाले, पेट्रियटिज्म, नेचर, फेमिनाइन, ग्रेस, स्पिरिचुअलिटी। तो मित्रों जो पाल की ढोते हैं वो किसकी ढोते हैं, मैरिज के टाइम में एक महिला होती है, लड़की होती है, उसकी क्या होती है, वो पाल की होती है। तो उसकी सुंदरता है ना, फेमिनाइन ग्रेस ने, स्त्री की जो सुंदरता है, ब्यूटीनेस है उसकी, उसको शो करती है ये पोएम, ठीक है। 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 37 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम ऑफ सरोजिनी नायडू इज एड्रेस्ड टू गांधी। इनमें से कौन सी पोएम है मित्रों सरोजिनी नायडू की जो गांधी जी को एड्रेस्ड की गई है, यानी महात्मा गांधी को संबोधित की गई है। द डायमंड, द लोटस, द रोज, द मिरर। द मिरर भी नहीं है, द रोज भी नहीं है, डायमंड भी नहीं है, तो द लोटस है ये पोएम। 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लोटस पोएम है, महात्मा गांधी को एड्रेस की गई है। 38 पे आते हैं, विच ऑफ नायडूज पोएम्स इज नोन फॉर इट्स म्यूजिकलिटी। इनमें से नायडू की कौन सी ऐसी पोएम है जो अपनी म्यूजिकलिटी के लिए जानी जाती है। म्यूजिकलिटी होता है मित्रों जो संगीत में जिसको गाया जा सकता है, ऐसी कौन सी पोएम है। पेलनक्विल बेयरर्स, द गिफ्ट ऑफ इंडिया, इन द फॉरेस्ट, द सोल्ज प्रेयर। द सोल्ज प्रेयर भी नहीं है, इन द फॉरेस्ट भी नहीं है, और द गिफ्ट ऑफ इंडिया भी नहीं है। पेलनक्विल बेयरर्स है मित्रों, इसकी जो राइम स्कीम है और इसकी जो टोन है बिल्कुल क्या एक तरीके से इसको गाया जा सकता है, तो 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 39 पर आते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ नायडूज पोएट्री। नायडू की पोएट्री का प्राइमरी फोकस क्या रहता है। पॉलिटिकल सेटायर, इंडियन कल्चर एंड इमोशंस, साइंटिफिक प्रोग्रेस, हिस्टोरिकल इवेंट्स। तो जैसे कि हमने बात की थी फर्स्ट अपने सीरीज के अंदर, उसमें बताया था कि बाद में उनको मोटिवेट किया गया, वो किसके द्वारा किया गया आप बता सकते हो कि आप इंडियन जो थीम्स है उन पे ही आप वर्क करें, आप सक्सेस आपको मिलेगी। तो इंडियन कल्चर और इमोशंस है, ज़्यादातर उनकी पोएम है वो इंडियन कल्चर और इमोशंस को ही शो करती है। 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, सरोजिनी नायडू रोट अबाउट द कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया इन हर वर्क्स, पर्टिकुलरली इन विच कलेक्शन। मित्रों सरोजिनी नायडू ने कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया के बारे में लिखा है, विशेष रूप से किस कलेक्शन के अंदर जो ज़्यादा लिखा है, सांस्कृतिक जो भारत की विरासत है उसके बारे में। द सेप्टेड फ्लूट, द ब्रोकन विंग, द बर्ड ऑफ टाइम और द गोल्डन थ्रेशोल्ड। तो इसमें गोल्डन थ्रेशोल्ड भी नहीं है, द बर्ड ऑफ टाइम भी नहीं है, द ब्रोकन विंग भी नहीं है। मित्रों कल्चरल हेरिटेज आ जाए या कल्चरल ट्रेडिशंस आ जाए इंडिया की, तो वो लिखा है सेप्टेड फ्लूट के अंदर। ए ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। तो मित्रों आज अपने 20 क्वेश्चन किए, 20 में से आपके कितने राइट हुए कमेंट सेक्शन में आप ईमानदारी से मुझे बताओगे। और एक क्वेश्चन मैं आपसे करता हूं जो वेरी इंपॉर्टेंट है सरोजिनी नायडू के बारे में, कि अपने एक पोएम है सरोजिनी नायडू की द पर्दा नसीन। जो पर्दा नसीन पोएम है वो एक महिलाओं के बारे में है जिसमें पर्दा निकाला जाता है, घूंघट निकाला जाता है। तो इस पोएम की थीम क्या है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर। तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, जो पहले बताएगा और सही बताएगा उसका जो कमेंट है वो पिन कर दूंगा, ठीक है। तो मित्रों ये सीरीज है ना, ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड की जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की इंडियन ऑथर्स की वो जारी रहेगी। सरोजिनी नायडू के लगभग क्वेश्चन हो गए हैं, ज़्यादा डीप जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अपन को और भी राइटर पढ़ने हैं, तो जो फैक्ट है वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, फिर मिक्स हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी है, ये 40 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मित्रों अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे, ये सेशन अच्छा लगा है तो बिल्कुल लाइक अवश्य कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आपको अपने जो अच्छा फ्रेंड है उसको शेयर करना है। इसके साथ साथ अगर आपके पास कोई टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप है आरपीएससी सेकंड ग्रेड से संबंधित, उसमें शेयर करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना मित्रों। आपका जो सब्सक्राइब और लाइक है ना वो मेरे लिए संजीवनी का काम करता है, और एक प्यारा सा कमेंट तो एक बूस्टर डोज है। अगर आप थैंक यू का कमेंट या कोई भी प्यारा सा एक पॉजिटिव कमेंट कर दीजिए ताकि मैं लगातार आपके साथ बना रहूं, क्योंकि मित्रों मुझे वाकई में ना टाइम स्कूल में काफ़ी काम रहता है तो ज़्यादा मैं आ नहीं पाता हूँ, लेकिन बहुत सारे साथी जब रिक्वेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं से मुझे टाइम निकालना पड़ता है और मैं आपके लिए हाजिर हो जाता हूं। तो ये आप पे निर्भर करता है कि आप कमेंट करते हैं, लाइक्स और सब्सक्राइब करते हैं, तो वाकई में ये सीरीज है ये मैं कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। और अगले पार्ट अगर आपको देखने हैं दूसरे राइटर्स के, तो आप क्या करें, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको
वहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी इंडियन ऑथर की, ठीक है। तो जैसे ही अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करे होते हैं तो आपको जैसे ही वीडियो अपलोड होता है तो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा और वहाँ पे आप उसको देख सकते हैं, और प्लेलिस्ट है उसको भी देख सकते हैं। अगर कोई राइटर आपका बच गया तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो मित्रों, आपको बस लगातार पढ़ते रहना है, ठीक है, रुकना नहीं है। अब आप इस बीएड करके अगर आपने संघर्ष के दौर को जीना सीख लिया है ना, यानी इस संघर्ष के अंदर कूद गए हैं, तो आप पीछे नहीं हटना आपको। अगर आप लगातार पढ़ते जाओगे तो कहीं ना कहीं सेट हो जाओगे। पहली बात है, आप सेकंड ग्रेड के अंदर ही सेट हो जाओगे। तो बस आपको क्या करना है, डेडिकेशन से बड़ी अच्छी तरीके से मेहनत करनी है, और मेहनत करते हुए हार्ड वर्क करें, आपको सिलेक्शन आपका हो जाएगा। बस आपको ईमानदारी से पढ़ना है। अब आप लेके बैठे और दिमाग आप कहीं और कहीं है तो सेट नहीं बैठेगा। आपको 100% आपका देना है कि पढ़ते टाइम बस पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आपको लगातार अच्छे सोर्सेज का यूज़ करते हुए पढ़ना है। अभी भी आपको अगर अच्छी बुक्स के बारे में पता नहीं है सेकंड ग्रेड के, तो आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें जो ओरिजिनल चीज़ें वो बता रखी है, अपना किसी प्रकार का कोई स्पॉन्सरशिप भी नहीं है। ओरिजिनल चीज़ें जो मैंने पढ़ी है वो भी मैंने बताई है, तो आप वो चीज़ें देखें। और ठीक है, लगातार बस आप प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जैसे ग्रामर है उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी। तो प्रैक्टिस भी करें, और साथ साथ में जो लिटरेचर पोर्शन है उसके भी अपने खुद के नोट्स बनाए, या आपके पास जो नोट्स है पहले से उसके अंदर मैटर है जो भी आपको नया दिखता है वो ऐड कर लें, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आशा करता हूँ मित्रों आपने सेशन को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया है, और मेरी ओर से आपको जो सिलेक्शन है उसकी अग्रिम बधाइयाँ। आशा करता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।